एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के अगले चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इससे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग आज इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बनाया गया था। दोस्तों, ये एक रिवीजन सीरीज़ है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट्स लिखे हुए मिलेंगे आपको। ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसको कहते हैं? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर इकोनॉमी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, इंडस्ट्री बेस्ड हो। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्न टाइम पे, मॉडर्न हिस्ट्री में अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो फैला यूरोप से इंडिया, और फिर बाद में बाकी पूरे वर्ल्ड में ये किस तरह से फैला और लोगों तक कैसे पहुँचा। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कि जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो क्या होता था। जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत ही बड़े लेवल पर छोटे छोटे कामों को करती थी, जैसे घरों में छोटे छोटे वर्कशॉप हुआ करते थे और सभी तरह के काम होते थे छोटे छोटे। बाद में मर्चेंट सप्लायर्स रॉ मटेरियल को लाते थे, कलेक्ट करते थे और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट के अंदर बेचा करते थे। इस सिस्टम को हम लोग बोलते थे प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में मैंने आपको बताया क्या होता था कि बड़े पैमानों पर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगी होती थी और लोग यहाँ पर रॉ मटेरियल को ला करके और फिनिश गुड्स के रूप में कन्वर्ट करते थे और फिर उसको मार्केट में बेचा भी जाता था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? तो इस समय पे आदमी अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, एक्साइटेड बिफोर फैक्ट्री सिस्टम, और पीजेंट प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट ड्यूरिंग नॉन एग्रीकल्चरल सीजन्स। नॉन एग्रीकल्चरल सीजन का मतलब क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चरल सीजन्स का मतलब है कि अब जैसा कि आप जानते हो कि पूरे 12 महीना आप खेती नहीं करते, कभी कभी ऐसा सीज़न भी आता है जहां आप खेती बाड़ी नहीं करते हैं, तो ऐसे सीज़न को नॉन एग्रीकल्चरल सीज़न बोलते हैं। और ऐसे समय में क्या होता था, जो किसान तबके के लोग थे वो घरों में कोई कोई प्रोडक्ट बनाते थे और प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में, चाहे वो मार्केट इंटरनेशनल हो चाहे वो नेशनल हो, मार्केट में चीज़ों को मुहैया कराते थे। वही दोस्तों, इसमें क्या होता था कि चीज़ें घर पे बनती थी, हाथ से बनती थी और छोटे लेवल पे बनती थी। जब फैक्ट्री आई अब यहाँ पे जब फैक्ट्रीज आई तो सबसे पहले फैक्ट्री इमर्ज हुई थी इंग्लैंड के अंदर 18th सेंचुरी में। सबसे पहले कहाँ हुई? 18th सेंचुरी में इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्री को इमर्ज किया गया, जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले ग्रो किया गया। सबसे पहला ग्रो किया हुआ कॉटन टेक्सटाइल हुआ, और बाद में स्टीम पावर मशीन इंक्रीज प्रोडक्शन। बाद में भाप से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हो गया और स्टीम पावर के नाम से जाना गया, जहाँ पर चीज़ों को बनाने में मदद मिलने लगी और कई गुना तेज़ तरीके से काम होने लगा। मान लीजिए आप हाथ से बनाते हैं एक पेन, फॉर एग्जांपल कि ये जो मेरा मार्कर है, ये मान लीजिए आप हाथ से बनाते हैं, तो मान के चले कि 2 घंटे 3 घंटे में ये एक मार्कर बना। बाद में मशीनें आ गई, बिजली तो थी नहीं, तो भाप से बनाई जाती थी। तो क्या लगता है अभी भी एक मार्कर को बनाने में 2 घंटे लगेंगे? नहीं, अब 2 घंटे में कई सारे मार्कर क्या होंगे, बन करके तैयार हो जाएंगे, जो ईजी टू यूज़ होंगे और ईजी टू सेल और परचेज होंगे। इसके बाद आता है फेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। अब बदलाव क्या आया? तो यहाँ पर दो तरह का चीज़ हम देखते हैं कि एक तो स्लो और एक था अनइवन। कि एक तो ये मामूली बात नहीं थी, लोगों के लिए नया चीज़ था और काफ़ी एक स्लो प्रोसेस था। जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने इसके साथ साथ बढ़ना शुरू कर दिया कि कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अलोंग साइड फैक्ट्रीज। पुराने वाले काम करना शुरू कर दिए। हैंड लेबर एंड स्किल बेस्ड प्रोडक्शन रिमेंड इम्पॉर्टेंट। और अभी भी हैंड लेबर जो थे और इनका जो अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट था वो अभी भी मार्केट में चल रहा है और वो मार्केट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। हैंड लेबर और स्टीम पावर क्या है? तो फैक्ट्रीज डिपेंड ऑन वर्कर्स विद स्किल। हैंड लेबर का मतलब कि ऐसी फैक्ट्री जो अपने लेबर पर पूर्णतः डिपेंडेंट है अपने काम के लिए, उनके स्किल के ऊपर। स्टीम इंजन कॉस्टली आता था और बहुत ही बड़े लेवल पर यूज़ भी किया जाने लगा आगे चल करके, लेकिन चीज़ें तो महंगी है। तो ह्यूमन लेबर वाज स्टिल एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन। अब मान लीजिए एक मशीन को खरीदने में आपको 5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो 5 लाख रुपए में आप कई सारे लेबर्स को पेमेंट दे सकते हैं और उससे अपना कई तरह का काम भी करा सकते थे। इसीलिए अभी तक हैंड लेबर बहुत ही ज़रूरी माने जाते थे। लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसी थी? तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स लिव इन ए पुअर कंडीशन। सबसे बड़ा बात कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो कैसे कंडीशन में जी रहे थे? तो वो पुअर कंडीशन में जी रहे थे।
इनका जो वेजेस था, जो इनको पैसे मिलते थे वो कम मिलते थे, वर्किंग आवर बहुत बड़ा होता था। पैसे क्या मिल रहे हैं, तो पैसे कम मिल रहे हैं और वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता था, और अनसेफ वर्क प्लेस भी होता था। मान लीजिए कोई कहीं काम कर रहा है, वहाँ से गिर गया, ये सब बातें कॉमन हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती थी। और वुमेन और चिल्ड्रन को भी साथ साथ कंपनी में क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था, चाहे वो बच्चे हों या फिर वो महिलाएं हों, सब क्या करती थी, फैक्ट्रीज़ में काम किया करती थी। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें लाइफ ऑफ वर्कर के बाद कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज इंडिया, अब ब्रिटिश के गुलाम थे हम, कॉलोनीज में थे, तो किस तरह से भारत के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। तो ब्रिटिश पॉलिसी अफेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज जो थी उसने क्या किया, भारत के इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही इफेक्ट किया। हाथ से बनने वाले सारे सामान लगभग लगभग बंद होने लग गए थे, क्योंकि ब्रिटिश ने इंपोर्ट का काम शुरू किया। विदेशों में सामान बनता था वो भारत में बिकता था, और इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था। रॉ मटेरियल क्या जाता था, तो रॉ मटेरियल में कॉटन जाता था। रॉ मटेरियल में क्या जाने लगा, तो कॉटन जाता था रॉ मटेरियल में, और उधर से बन कर के आता था, तो एक फिनिश्ड गुड बन के आता था। उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं FG, क्या बन के आता था, फिनिश्ड गुड बन के आता था। और इस चीज़ ने क्या किया भारत के अंदर, इस चीज़ ने भारत के अंदर क्या किया, तो बहुत बड़े लेवल पर हैंडक्राफ्ट को नीचे गिरा दिया। और यहाँ से लोगों ने क्या पसंद किया करना, ब्रिटिश गुड्स को पहनना पसंद किया। अब मान लीजिए कि आप एक टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, अब उस टी शर्ट में अभी मान लीजिए ये एक टी शर्ट है और एक टी शर्ट ये है, ये टी शर्ट है प्लेन, ये टी शर्ट है प्लेन, और ये टी शर्ट है प्रिंटेड। तो एक तरफ मार्केट में प्लेन टी शर्ट है और एक तरफ मार्केट में प्रिंटेड टी शर्ट है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रिंटेड अच्छा लगेगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो अभी शर्ट पहना है इस पर कुछ डिज़ाइनें बनी हुई हैं, और एक शर्ट मैं दूसरा पहनूं अगर उसमें कोई प्रिंट ना हो, तो मुझे अच्छा कौन सा लगेगा, प्रिंट वाला अच्छा लगेगा या विदाउट प्रिंट वाला अच्छा लगेगा। इससे आप सिंपल समझ सकते हैं कि लोगों को प्रिंटेड चीज़ें अच्छी लगने लगी, लोगों ने पहली बार देखा, उनको अच्छी लगने लगी, तो भारत का जो मार्केट था हैंडमेड गुड्स का वो क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लग गया। ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, और यहाँ से शुरू हुआ बढ़ना इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ। इंडियन एक्सपेंडिचर लाइक द्वारकानाथ टैगोर इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज। एक द्वारकानाथ टैगोर एक बिजनेसमैन थे उस समय पर, उन्होंने क्या किया, तो भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। किसने किया, द्वारकानाथ टैगोर ने। और किस चीज़ को डेवलप किया, तो इन्होंने कॉटन और जूट के इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, और फैक्ट्रीज़ को बॉम्बे और कलकत्ता में चालू किया गया। बहुत सारे फैक्ट्रीज़ बॉम्बे और कोलकाता में लगाए गए, जहाँ से ये काम शुरू किया गया। इसके बाद मार्केट फॉर गुड्स। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि आप मान लीजिए प्रोडक्ट बना लिए, और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट आप घर पे रखोगे नहीं, प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट चाहिए। तो ये टॉपिक वही है, मार्केट फॉर गुड्स। मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट टू क्रिएट डिमांड। मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने के लिए मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, प्रचार प्रसार शुरू किया। मान लीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं अगर किसी को नहीं बताऊं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जनरली आपको पता है कि 1 या 2 व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर मैं किसी को बता के रखता हूँ, अपने दोस्तों को बता दिया कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तब क्या व्यूज़ आएंगे, तब हो सकता है 100 लोग मेरे वीडियो को एक साथ देख भी जाए। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी था कि मार्केट का एडवर्टाइज़ हो। उसके बाद किस तरह से एडवर्टाइज़ किया गया, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए लेबल्स बनाए गए, कैलेंडर बनाया गया, ये सब चीज़ें पॉपुलर हो गई। क्योंकि आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्रिंटिंग कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, वहाँ पर आपने देखा कि लोगों ने छापनी शुरू की थी चीज़ें, तो यहाँ पर भी छपना शुरू हो गया। तो क्या छप रहा है, तो यहाँ पर छप रहा है लेबल्स, कैलेंडर्स, और ये मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हो गई। और यहाँ पर देखो, आप देख भी सकते हो, लिखा हुआ है प्रिंट कल्चर हेल्प टू एक्सपेंड द मार्केट। प्रिंट कल्चर ने क्या किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया मार्केट को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के बीच चीज़ों को पहुँचाने के लिए। आगे हम लोग बात करें, अगला हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। इंडस्ट्री तो बनेगी बनेगी, लेकिन जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक लोगों तक ये पहुंचेगा नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया कि लोगों के मन में इच्छा पैदा की। एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया, लोगों के मन में डिज़ायर पैदा किया, अपीयर डिज़रेबल। लोगों के मन में लगा कि मुझे ये चीज़ें लेनी चाहिए। लोगों के दिमाग में हाईलाइटेड किया गया क्या चीज़, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूज़फुलनेस। मतलब लोगों को बताया गया कि ये जो प्रिंटेड शर्ट है जो मैं पहन रखा हूँ, ये शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये शर्ट मान लीजिए 500 रुपये का आता है, उस समय पे बहुत कम आता होगा, तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
और इसका यूज़ बताया गया कि तुम पार्टी फंक्शन में जाओगे बहुत ही अच्छे दिखोगे। तो लोगों ने क्या किया, इस चीज़ ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट ने क्या किया कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया, कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, और लोगों ने इस चीज़ के पीछे खरीदारी भी शुरू की और लोगों ने अपना काम भी शुरू किया कि चलो ठीक है मैं खरीदता हूँ, पहन के देखता हूँ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, तो आपने अभी पढ़ा इम्पॉर्टेंट टर्म में एक है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक क्या है, एक है अपना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब की कहानी। एक है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज आई तब क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम, कई सारे फैक्ट्रीज बनने लग गए, एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे बिजनेसमैन उभर कर आए जिन्होंने अपने बिजनेसेस खोली। अभी आप बहुत सारे बिजनेस का नाम जानते होंगे जो कि उस समय से बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील क्या है, आज की कंपनी है? नहीं, ये कंपनी आज़ादी से पहले की है और ये उसी दौर में बना जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, और यहीं से शुरू हुआ एडवर्टाइजमेंट का दौर। यहाँ से क्या शुरू हुआ, एडवर्टाइजमेंट का दौर। लोगों तक चीज़ें पहुंचने लगी, लोगों को समझ में आने लगा क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, तो लोगों ने खरीदना शुरू किया और कंपनी का प्रॉफिट होने लगा। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप लोग एक बार देख के जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशंस? अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो चीज़ है जो कि मार्केट के अंदर इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन आने से पहले की चीज़ें थी, जैसे हैंडमेड चीज़ें बनती थी, उसके बारे में बात कर रहा है। आपको एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्री ने कैसे योगदान दिया। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ रूल ने कैसे इफेक्ट किया भारतीय इंडस्ट्रीज़ को। तो आप जानते हैं कि हैंडमेड चीज़ों को बंद कर दिया गया, इंपोर्ट होना शुरू हो गया था, प्रिंटेड मटेरियल्स बना, रेडीमेड चीज़ें जो मशीन से बनकर आई थी, और साथ ही साथ चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू हो गया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार घर पे लिखने का ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। हो सकता है आपको 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव में मिल जाए और या फिर आपको ये मिल जाएगा एमसीक्यू के अंदर। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बने हुए हैं आपके 2 नंबर वाले में और 5 नंबर वाले में। पहला है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस समय पर वर्कर्स की क्या स्थिति थी। मैंने आपको अभी बताया है कि वर्कर उस टाइम बहुत ही गरीबी में जीते थे, अनसेफ जगह पर काम करते थे, लोगों की जानें भी जाती थी। मान लीजिए कोई कहीं से गिर गया तो वो हैंडीकैप्ड हो गया, चाहे उसकी जान चली गई। वेजेस इनका कम होता था और काम करने का टाइम बहुत ही लंबा होता था। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर वाले पे क्वेश्चन में आएगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख करके जाएंगे। एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रोथ हुई। ब्रिटिश पॉलिसीज़ के बारे में इसमें लिखेंगे कि क्या इम्पैक्ट डाला, कैसे हैंडमेड चीज़ें बंद हो गई और लोगों ने एक्सपोर्टेड इम्पोर्टेड मटेरियल को पहनना शुरू किया और यूज़ करना शुरू किया। वाई डिड हैंड लेबर सर्वाइव द इंडस्ट्रियल एज। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि उस समय पर कैसे इनका सर्वाइवल हुआ, क्या कैसे हुआ, ये भी आपको देख करके जाना है। ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर उम्मीद है कि 5 नंबर वाले में ही पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कंक्लूजन। तो अब आपको इसमें याद क्या रखना है, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इंडस्ट्री ने सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए अभी जो मेरा गाँव है, मेरे गाँव का नाम है रामपुर। अभी मेरे गाँव में एक भी फैक्ट्री नहीं है। मुझे अगर मेरे गांव में नौकरी चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे पटना आना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि पटना में भी इंडस्ट्री नहीं है। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाना पड़ेगा। अगर कल के डेट में मैं ही अपने गांव में एक फैक्ट्री लगा लूँ तो क्या मेरे गांव के लोग बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इससे मेरे गांव में ही नौकरी मिलेगी, तो सोसाइटी चेंज हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ क्या चेंज हो जाएगा, सोसाइटी चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज़ इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, मेरे गाँव में पैसे आएंगे, मेरा गाँव अच्छा खासा बनना शुरू हो जाएगा। इट क्रिएटेड ग्रोथ बट ऑल्सो काउज्ड हार्डशिप। इसने ग्रोथ को तो बढ़ावा दिया, साथ ही साथ क्या किया, बहुत ही मेहनत को बढ़ावा भी दे दिया। अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस हेल्प्स टू लर्न अबाउट मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ से लोगों को ये सीखने को मिला कि मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम कैसे डेवलप करेगा और हमें क्या सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो, रिवीजन सीरीज़ है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम जो 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ वो टॉपिक चुन करके लाऊँ जिससे कि क्वेश्चन अराइज होते हैं बिहार बोर्ड में। बाकी आप इस नोट्स के साथ अपना वो नोट्स को ज़रूर फॉलो अप करेंगे जो आपने पूरे साल के दौरान, क्लास के दौरान बना के रखा था। ये नोट्स मेरा सिर्फ आपको रिवीजन में मदद करेगा।
एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म देख लीजिए, प्रोटो इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फैक्ट्री सिस्टम, एंटरप्रेन्योर्स और एडवर्टाइजमेंट, ये 3 क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का 3 क्वेश्चन। दोस्तों बाकी अपने नोट्स पर भरोसा रखिए, आपने पूरी मेहनत की है, वीडियो को देखते हुए जाइए, कुछ ना कुछ बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। मैं ये तो नहीं कहता कि कितने मार्क्स उठेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं आपके एसएसटी के 50 में से 50 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उसको पूरा सिक्योर करके चलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। आप जो कमेंट करेंगे मैं उस पर एक रिवीजन वाली वीडियो बना करके डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।